अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। हम आज स्ट्रेटजिक बिजनेस फाइनेंस में विंटर 2025 का पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। विंटर 2025 का, और वो कर भी आई कैप के सॉफ्टवेयर के थ्रू रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आज का एजेंडा है उसमें पहली बात यह है कि अप्रोच डिस्कस करूंगा कि आपने पेपर को अटैक कैसे करना है। नंबर 1 अप्रोच या स्ट्रेटजी पेपर में क्या होगी। दूसरे नंबर पर आई कैप का जो सॉफ्टवेयर है अभी तक आप लोगों ने मेरा ख्याल है डाउनलोड करके प्रैक्टिस की होगी, अगर नहीं की तो वो थोड़ा बता दूंगा। बाकी फर्दर हमने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सारा पेपर आज सॉल्व नहीं करना, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। उन 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में जहां कोई बेसिक डिस्कशन आएगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो वो रिवाइज कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले आते हैं अप्रोच की तरफ। जी, जब भी आपने बीएफडी का या एसबीएफ का पेपर देखेंगे तो आपको इसमें 5 क्वेश्चंस नजर आते हैं। ठीक है, जब भी आप ये पेपर देखेंगे आपको 5 क्वेश्चन नजर आते हैं। एक क्वेश्चन मस्ट है जो आपका एफआरएम के टॉपिक में से होता है, एक क्वेश्चन, और वो 15 से 18, 19 या मैक्सिमम 20 नंबर तक का हो सकता है। ज्यादातर 15, 18 अप टू 20 मार्क्स मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो लाजमी आपके बिजनेस वैल्यूएशन प्लस मर्जर एक्विजिशन से होता है। ये तकरीबन आपका 25 नंबर तक का, 22, 23, 24 नंबर तक का होता है। एक क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से लाजमी होता है। एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से लाजमी है। अब वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या आएगा, इसमें लोकल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी आ जाएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कवर कर लें, और इसी तरह इसी के अंदर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू भी कवर कर लें, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का टॉपिक, प्रोबेबिलिटी को भी कवर कर लें। तो ये सब मिलाकर एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा अप टू 25 मार्क्स का, एनपीवी, आईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर, पे बैक। ठीक है, उसके अलावा चौथा और 5वां क्वेश्चन ये आपके फिक्स्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मली कई दफा आपका आ जाता है उसमें से पोर्टफोलियो थ्योरी में से, या पोर्टफोलियो थ्योरी में से नहीं आता तो आपके जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अदर पोर्शंस हैं, जैसे कैपिटल रेशनिंग है, एसेट रिप्लेसमेंट है, लीज बाय है। ठीक है, चौथा सवाल इनमें से होता है, पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपिटल। लेकिन ये आपका 18 से 20 नंबर, ये भी 25 नंबर का सवाल नहीं होता, 15, 16, 17, 18। इसी तरह एक सवाल आपको मिल जाता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये इस तरह आप समझें, आपके 1, 2, 3 एरियाज तो फिक्स्ड हैं जिनमें आप समझ लें तकरीबन इसमें से अगर आपका 23 नंबर का है, इसमें से कुछ 22 नंबर का है, इसमें से कोई 18 नंबर का है, तो आप ये तकरीबन 50, 55 नंबर या 60 नंबर का पेपर इसमें से कवर हो जाएगा आपका। अच्छा, अब आपने करना क्या है, कभी भी एनपीवी या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे पहले नंबर पर अटैक नहीं करना। ये आप समझ लें,
ये आपके लिए पॉइजन होगा अगर आपने ये शुरू किया, क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइम आपका खा जाएगा, ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और ना बिजनेस वैल्यूएशन। इसी तरह एफआरएम भी पहला क्वेश्चन नहीं हो सकता या होना चाहिए। वजह एफआरएम में आप अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हुआ तो आपके कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क हो सकता है। हाँ, इन दोनों एरियाज में से हो तो मैं कहता हूं पहले या दूसरे नंबर पर अटैक करें, लेस देन 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे अटैक करें। तो इसीलिए जो आज मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ना वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हैं ना वो आपका एफआरएम का है। मतलब मेरा सीक्वेंस होता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को तीसरे नंबर पे करो, पहले नंबर पर इन दो में से एक कर लो, दूसरे नंबर पर एफआरएम कर लो, तीसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, चौथा पांचवा चौथा चाहे बिजनेस वैल्यूएशन कर लो, क्योंकि वो भी 25 नंबर का सवाल है, गिरते पड़ते भी 15 16 18 नंबर आप गेन कर सकते हैं और थोड़ा टाइम भी खाने वाला होता है। आजकल जरा बिजनेस वैल्यूएशन का सवाल इतना हैवी नहीं आ रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल एसीसी स्टाइल पे लेंथी बहुत आ रहा है। तो आपने क्या करना है, पेपर के पहले 1 घंटा 15 मिनट जो आपका 1 घंटा 15 मिनट है, उसमें आपने समझ लें 30 से 35 नंबर का पेपर टच करना है। अब वो 30 से 35 नंबर के पेपर में वो समझ लें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और ये बिजनेस वैल्यूएशन के अलावा टॉपिक्स होंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बिजनेस वैल्यूएशन के अलावा टॉपिक्स होंगे और इसमें आपने फोकस करना है एक्यूरेसी को। तकरीबन आप समझे आपकी 70 to 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपकी 70-80% एक्यूरेसी नहीं है तो काम खराब है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन यहां पर आपके 20 से 25 नंबर आने चाहिए। 25 नंबर यहां से नहीं तो कम से कम 20 नंबर आने चाहिए इस 30 से 35 नंबर के। इसमें से कितने नंबर आने चाहिए? 20। और ये कई लोगों के 22 भी आ जाते हैं, कोई 23 भी, लेकिन कम से कम आपको 20 के लिए फाइट करना है। अगला जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आपने अपना 65 से 70 नंबर का जो पेपर है वो आपने टच करना है। और यहां आपके लिए स्पीड मैटर करती है, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट। जहां स्टक होंगे एज्यूम कर लो फिगर, ठीक है। पहले वाले सवा घंटे में एजम्पशंस नहीं लेनी, मतलब एजम्पशन लेनी है लेकिन ये नहीं है कि आपसे कोई फिगर कैलकुलेट नहीं हो रही तो अपनी तरफ से एज्यूम कर लो। पहले 1 घंटे 15 मिनट में करने ही छोटे टॉपिक है, जैसे पोर्टफोलियो थ्योरी या ये कैपिटल रेशनिंग, एसेट रिप्लेसमेंट, छोटे टॉपिक हैं। या एफआरएम आ जाता है, ये दूसरा सवाल। तीसरा ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ, यानी बिजनेस वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कभी भी पहले 2 सवालों में शामिल नहीं होना। तीसरा हो सकता है, वो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आया है। मसलन मैं अगर समर 25 का पेपर देखूं तो उसमें एपीवी का सवाल आया है, बहुत ही आसान। अब अगर इस तरह का बहुत आसान सवाल आ जाता है तो उसको मैं दूसरे तीसरे नंबर पे करना प्रेफर करता हूं। नो डाउट वो भी टाइम खाता है, टाइपिंग शाइपिंग ये भी अच्छा खासा। तो इसीलिए चलो दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा, पहला नहीं करना। एनपीवी का सवाल या एपीवी का या जो भी है वो पहले नंबर पे नहीं करना। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आजकल जो आई कैप को ज्यादा पसंद है वो एसीसी की तरह इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इंटरनेशनल पसंद है। और पिछली अटेम्प्ट में भी मेरा ख्याल है ये जो हम विंटर 25 का पेपर करेंगे डिस्कस, इसमें भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे ही सवाल आया। दोबारा इस दफा अगर आप मुझसे पूछें तो वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी रिपीट हो सकता है या आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल लोकल आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एपीवी भी आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ये सब आता है, उसकी मर्जी है। रिस्क अनसर्टेनिटी हमेशा किसी भी सवाल के साथ पार्ट अटैच होता है। इंडिपेंडेंट सवाल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पे, सेंसिटिविटी पे, प्रोबेबिलिटी पे इंडिपेंडेंट सवाल नहीं आता। तो ये आपने अपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है। 1 घंटा 15 मिनट, वो जो पहले 15 मिनट है रीडिंग प्लानिंग टाइम, उसमें तो आपने जो सवाल अटैक करना है आपने उसको ही पढ़ना है, पूरा पेपर आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। और जिस सवाल को आपने अटेम्प्ट करना है वो छोटे सवालों में लेस देन 20 मार्क्स वाले करने हैं, 2 सवाल कम से कम। अगर आप 2 सवालों को टच कर दें, ये 2 सवाल इधर कवर होने चाहिए, मतलब आपने इसको अटेम्प्ट करना है 2 सवालों को, बाकी 3 इसमें करने हैं। समझ आ रही है? तो ये 2 सवालों में अगर आप 20 नंबर ले जाते हैं और इधर आप 30 नंबर ले जाते हैं, 65 में से 70 में से 50% एक्यूरेसी को भी फोकस करके अगर आप, तो 30 नंबर यहां से लेने हैं, को 25 28 जितने आ जाए ऊपर, जितने ज्यादा आ जाएंगे उसका फायदा नीचे आपको
क्योंकि दूसरे सेक्शन में टाइम प्रेशर होगा आपके पास, दूसरे टाइम स्लॉट में, उस टाइम प्रेशर से आपकी एक्यूरेसी ने क्या होना है, डाउन होना है। इसीलिए पहले 1 घंटे 15 मिनट में एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, अगले 2 घंटे या जितना भी टाइम बचता है उसमें आपकी स्पीड इज इंपॉर्टेंट, कि आप कितनी स्पीड से जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। और अगर न्यूमेरिकल में और थ्योरी दोनों में से थ्योरी का ताल्लुक न्यूमेरिकल के साथ नहीं है तो पहले थ्योरी वाला पार्ट कर लें। हमने नंबर सिक्योर करने हैं, साफ सी बात है, जिधर से जो नंबर मिल रहे हैं आप लेते जाएं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इस तरह आपने 50 नंबर का पेपर करना है, बस जितना ज्यादा हो जाएगा उतना अच्छा है। तो आप घर में ये 3 घंटे 15 मिनट में 1 से 2 पेपर पे ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहां मैनेज होगा, नहीं तो ये सारा प्लान आपको हवा में लगेगा। और लोगों ने ये किया हुआ एक्सपेरिमेंट और इस पे फीडबैक दिया हुआ बच्चों ने कि ये मुमकिन है, होता भी है। हाँ, एनपीवी का सवाल जो पहले नंबर पे छेड़ लेता है या तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, फिर मैं मानता हूं ठीक है, लेकिन मैं वैसे उसको नहीं मानता, मतलब वो बहुत तंग करने वाला है, आपको पेपर सारा आपका डिस्टर्ब कर जाता है और बाद में फिर आप आसान चीजों में भी कॉन्फिडेंस लूज करके स्पीड के चक्करों में गलतियां करते हैं। ये आपने जरा बात ज़हन में रखनी है। अच्छा, उसके अलावा पेपर में फॉर्मूला शीट को कंसल्ट नहीं करना, अवॉइड करें, याद होने चाहिए आपको फॉर्मूले, कम से कम कंसल्ट करना है, टाइम वेस्ट होगा। उसके अलावा अपना क्या नाम है वो लैपटॉप लेके जाएं या जो आपके पास है जिसके साथ कीपैड अटैच है, कीबोर्ड लेके जाना है तो ले जाएं, लेकिन माउस लाजमी है, माउस। जी, पोर्टफोलियो थ्योरी और कैपम के लिए फॉर्मूला शीट वो कर ले, हाँ ठीक है, ताकि उस पर डाउट ना हो, बाकी किसी में ना करें कंसल्ट। और पोर्टफोलियो थ्योरी और कैपम के लिए फॉर्मूले सॉफ्टवेयर में टाइप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिंबल्स आपको नहीं मिलेंगी, खपते रहेंगे ढूंढते रहेंगे, सिंबल्स नहीं मिलनी। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है तो एसडी लिख दें, अगर आपने रिटर्न लिखना है तो वो पूरा रिटर्न, यानी सिंबल्स आप यूज ना करें, वो आपको मिलेंगे भी नहीं और ऐसे टाइम भी खाएंगे। तो मैं तो पोर्टफोलियो थ्योरी और कैपम में हत्तल इम्कान फॉर्मूलों से अवॉइड करता हूं कि अवॉइड करें, बेहतर रकमें लिखें और उसको एग्जामिनर को प्रोसीजर शो करें, ठीक है जी। अच्छा, हम आते हैं जी अब अपने पेपर की तरफ। पहले 2 सवाल जो हमने करने हैं, मैंने ये 2 सवाल जो आज करवाने हैं उनमें एक विंटर 25 का मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने बताया था ग्रुप में, विंटर 25 का क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा ख्याल है। ये किस टॉपिक पे है? पोर्टफोलियो थ्योरी पे। और मैं वही स्ट्रेटजी अपनी फॉलो कर रहा हूं कि मैंने पहले एनपीवी का सवाल नहीं करना, जैसे मैं पेपर में बैठा होता तो मैंने तब भी ये पोर्टफोलियो का सवाल ही करना था। पेपर देखने के बाद मेरा दिमाग सबसे पहले ये किया, ये करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर है 2, हाँ, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। अब ये जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का क्वेश्चन होता है ना, ये बड़ा जर्नल सा क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें रेशियोज भी आ जाती हैं, इसमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन भी आ जाती है जो आपने अपने नोट्स में या कहीं एमएफए में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा था। इक्विटी और डेट फाइनेंस की खूबियां आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के अंदर बिजनेस वैल्यूएशन भी थोड़ा सा आ सकता है। वो कैसे? वो आपसे कहेगा बताओ शेयर्स से पैसा लें तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, अगर आप डेट से पैसा लें तो मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो इसी चैप्टर के अंदर थोड़ा सा बिजनेस वैल्यूएशन भी आ सकता है। बिजनेस वैल्यूएशन का कौन सा मेथड, या पीई रेशियो मेथड, या डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, या इवन एक ईपीएस भी होता है, सॉरी पी रेशियो मेथड में। तो वो ये वाले मेथड्स आपके आ सकते हैं। सीधा सीधा वैल्यूएशन नहीं पूछेगा, वो आपसे कहेगा इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस बताएं। जब वो पूछ लें इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस बताएं तो आप समझ लें वो बिजनेस वैल्यूएशन की तरफ जा रहा है, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर भी वैल्यूएशन ला रहा है। या वो आपसे कह दे अच्छा कंपनी डेट इशू करना चाह रही है तो डेट की इशू प्राइस क्या होनी चाहिए, जिस दिन कोई नया डेट इशू किया जाता है उस दिन उसकी इशू प्राइस मार्केट वैल्यू बराबर होती है। तो अगर आपसे किसी भी डेट की इशू प्राइस पूछ ली जाए तो मतलब मार्केट वैल्यू बिजनेस वैल्यूएशन के में घुस गया है, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का सवाल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? या वो आपसे कहे अच्छा डिबेंचर 100 रुपए की पार वैल्यू पे होता है, कंपनी उसको डिस्काउंट पे इशू करना चाह रही है, तो बताओ क्या इशू वैल्यू हो, कितने डिस्काउंट पे इशू करे। तो डेफिनेटली उस सवाल में जो आपकी मार्केट वैल्यू निकलनी होगी वो 100 रुपए से कम पे निकलनी होगी।
और जो मार्केट वैल्यू निकलती है जितनी 100 से कम होगी वो आपका डिफरेंस क्या होगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। तो ये आपके ये दो क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 2। हो सकता है कि आप में से शायद किसी को क्वेश्चन नंबर 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के टॉपिक पे ग्रिप ना हो या उसको कुछ रेशियोज ना आती हो। अच्छा, इसमें रेशियोज कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, रेशियोज कौन कौन सी आनी चाहिए? एक आधी रेशियो तो लाजमी है, डेट इक्विटी रेशियो का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है इसमें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का इस्तेमाल है, पी रेशियो का इस्तेमाल है, प्रॉफिट की रेशियोज कई दफा इस्तेमाल करा लेता है, जीपी, नेट प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लेकिन इसमें अगर आपसे वो कहे करंट रेशियो निकालो, क्विक ये नहीं कहेगा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये वाली रेशियोज वो आपसे इसमें नहीं कैलकुलेट करवाएगा। डेटर कलेक्शन पीरियड, ये जो आप रिपोर्टिंग में रेशियोज पढ़ते रहे, सारी नहीं आनी, वो रेशियोज आनी है जिनका ताल्लुक आपके फंड्स के साथ है। हाँ, वो ये करवा सकता है प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज में रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, ये करवा सकता है। इसी तरह डिविडेंड की कोई रेशियोज कैलकुलेट करवा सकता है। तो डिविडेंड की फैमिली में कौन कौन सी रेशियोज हैं? पहली डिविडेंड पर शेयर, फिर एक होती है डिविडेंड पे आउट रेशियो, फिर एक होती है डिविडेंड यील्ड और एक होती है डिविडेंड कवर। डिविडेंड की फैमिली में टोटल ये 4 रेशियोज हैं। कितनी है? डिविडेंड पर शेयर क्या बताती है कि कंपनी के हर शेयर के बदले लोगों को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या बताती है कि कंपनी जो ईपीएस कमा रही है उस ईपीएस का कितने % डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पे आउट फ्रॉम द अर्निंग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको पता हो, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय कंपनी के शेयर्स। डिविडेंड पे आउट क्या होता है, कमाई हुई अर्निंग में से कितना दे रही है, तो इसमें डिविडेंड पर शेयर को ऊपर रखते हैं और अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं। इसी फॉर्मूले को उल्ट कर दें तो डिविडेंड कवर रेशियो बन जाती है। डिविडेंड कवर रेशियो बताती है कि हमारी अर्निंग डिविडेंड को कितने टाइम्स कवर कर पा रही है। ये सारी रेशियोज आपकी रिपोर्टिंग में आपने पढ़ी होनी चाहिए और यहां ये कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कोई रेशियोज आ सकती है, बस उसने लिंक बनाना है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी रेशियो निकालनी है? रिक्वायरमेंट में बताएगा या इंडस्ट्री का डाटा देगा कि इंडस्ट्री में ये रेशियो ये चल रही है, तो वहां से आपको हिंट मिलेगा, अच्छा मैं भी कंपनी की रेशियो निकाल के कंपैरिजन में लाऊं। अच्छा, डिविडेंड यील्ड, जब भी किसी रेशियो में यील्ड आ जाए, यील्ड हमेशा मार्केट वैल्यू की बेस पे होती है। किस बेस पे होती है? मैं एक शेयर 15 रुपए का लेता हूं मार्केट से, कितने का लेता हूं, और उस पर मुझे 1.5 रुपया डिविडेंड मिल रहा है। इसका मतलब है 15 रुपए लगा के अगर मुझे 1.5 रुपया मिल रहा है तो कितने % यील्ड बनी। इसी तरह अगर मैं एक शेयर 30 रुपए का लेता हूं और उसके बदले मुझे डिविडेंड मिल रहा है 1.5 रुपए का, तो मेरी यील्ड डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि महंगा शेयर लेके मुझे उतना ही डिविडेंड मिल रहा है जितना पिछले पे मिल रहा था। तो जब भी किसी रेशियो में यील्ड आ जाए, यील्ड हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस होती है कि आपने वो चीज मार्केट से खरीदनी है तो मार्केट के बदले आपको क्या मिल रहा है या क्या कमा रहे हैं। अर्निंग यील्ड में क्या होगा, कोई बता सकता है? अर्निंग यील्ड में क्या होगा, अर्निंग को ऊपर रखेंगे और कंपनी की मार्केट वैल्यू से डिवाइड। जब भी यील्ड आ जाए तो यील्ड विद रिस्पेक्ट टू मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर के हिसाब से या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये डिविडेंड की फैमिली में चारों रेशियोज है, जो कहेगा वो आप निकाल लेंगे। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी और एक दूसरा फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। आपको पता है पहले वाले का की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। क्या है इसकी इंटरप्रिटेशन? इक्विटी फंड्स के मुकाबले में कंपनी में डेट कितने % है, इन कंपैरिजन टू इक्विटी डेट कितने % है। दूसरे वाले फॉर्मूले में कंपनी के टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर डेट कितना है, टोटल सरमाए में डेट कितना है, इक्विटी के मुकाबले में डेट कितना है। दोनों फॉर्मूलों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। इसका आंसर जब भी 100% से ज्यादा होगा तो कंपनी हाई डेट कैरी कर रही है। इस फॉर्मूले का जवाब अगर
50% से ज्यादा है तो कंपनी को हाईली गियर्ड या हाई डेट काउंट होगा। बाकी ये परसेंटेज 100 और 50 वाली तब इस्तेमाल करनी है जब क्वेश्चन में इंडस्ट्री की डेट इक्विटी रेशियो ना दी गई हो। अगर इंडस्ट्री की डेट इक्विटी दे दे फिर ये रेशियो फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्री वाली चलेगी, चाहे हो सकता है वहां 150% हो। फिर मैं कहूंगा यार जो यहां दी हुई है वो करनी है। अच्छा, वो इंडस्ट्री एवरेज में कई दफा फॉर्मूला भी लिख देता होता है ब्रैकेट में कि ये इंडस्ट्री एवरेज इस तरह निकाली गई है, तो आपको वहां से हिंट मिल जाएगा। आ जाए जी सवाल के ऊपर। अब हम आते हैं जरा जिन लोगों ने आई कैप का सॉफ्टवेयर अभी तक यूज नहीं किया, ये जो बच्चे मेरे पास बैठे हैं इन सबके पास तो है। ये जो आपका आई कैप का पोर्टल होता है, पोर्टल पे ये साइड पे आ रहा है ऑनलाइन बुक्स के नीचे प्रैक्टिस टेस्ट। यहां प्रैक्टिस टेस्ट पे जाएंगे आप और उसमें जाके प्रैक्टिस टेस्ट में ये सी फैब के प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ये हाउ टू रन में तो ये गाइडेंस है, ये जो डाउनलोड प्रैक्टिस टेस्ट है ये आपने डाउनलोड कर लेना है। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे इसमें गाइडलाइन है, पासवर्ड है, तो ये फिर आपके पास जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर मतलब इस तरह, हाँ प्रैक्टिस टेस्ट आ जाएगा। ये प्रैक्टिस टेस्ट इस तरह आपका फोल्डर आएगा, जिप फोल्डर, उसको एक्सट्रैक्ट कर लें और उसके अंदर असेसमेंट मास्टर के नाम से होगा ये असेसमेंट मास्टर। इस पे डबल क्लिक करें और सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा असेसमेंट मास्टर। ये हाँ जी, उसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लें जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया। अच्छा, अब स्टूडेंट आईडी में आएगा। वो ये स्टूडेंट आईडी कहां से मिलेगा? ये जो आपकी वो हाउ टू रन द प्रैक्टिस टेस्ट की फाइल है, तो वैसे इसका जो है स्टूडेंट आईडी वो SBF डेमो है। हाँ जी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस SBF कैपिटल लेटर में SBF डेमो, और पासवर्ड इसका जो है वो स्मॉल लेटर में है CFAB$123। ऊपर टाइप किया था देखने के लिए, आप समझ रहे सर ने ऊपर गलती से टाइप कर दिया। अच्छा, ये आपको आई कैप के पेपर में बहुत मिलेगा। ये प्रोसेसिंग यहां पे थोड़ी देर के लिए है, ये जब ये आप आगे जाएंगे ना ये प्रोसेसिंग ये आई कैप में बहुत ज्यादा टाइम की होती है, लैग, तो वो आप परेशान नहीं होना। कई लोग ये लैग खुद भी क्रिएट करते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, सोचने का टाइम मिलता है। समझ आई? देसी टोटका, सोचने का, किसी पॉइंट पे सोचना है, टाइम रोकना है, आगे पीछे करी जाओ। ये सही है? ये नहीं पता था तुम्हें ना? कैसा? तो ये, और यार ये कट कर देना। ये जुगाड़ू तरीके, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ लोग और भी कुछ हरकत कर रहे हैं, वो आई कैप को पता चल जाती हैं। ये वाली आपने बहुत ज्यादा नहीं करनी। हाँ ठीक है, ये आपने बहुत ज्यादा नहीं करनी। उसकी वजह क्या है? वो बहुत ज्यादा करेंगे ना तो फिर लोगों का पेपर 3.25 घंटों में खत्म हो रहा होगा, आपका 3.75 घंटों में खत्म हो रहा होगा। तो वो फिर उन्हें पता लग जाएगा यार इसका पेपर इतनी बजे क्यों खत्म हुआ, इतना टाइम की। वो समझ जाएंगे इसने कोई ना कोई छेड़छाड़ की है सिस्टम। तो ठीक है, कोई 5-7 मिनट का क्वेश्चन आप ले लें इस तरह, लेकिन ये इस तरह की फनकारियां गले भी पड़ सकती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑफ द रिकॉर्ड बताया मैंने आपको, इसको ये ना हो कि इस चक्कर में पड़े रहे। हाँ ठीक है। उसके अलावा हार्ड फॉर्म में पेपर भी आपको मिलता है, तो आप हार्ड फॉर्म में पेपर से पढ़ के भी उसको सोच सकते हैं। ठीक है, इस तरह करने में तो पेपर नहीं ना होगा सामने आपके, इसीलिए फिर आई कैप आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है कि हार्ड फॉर्म का पेपर खत्म हो जाएगा। अब इस दफा खत्म हुआ है कि नहीं हुआ मुझे अभी तक कोई ईमेल शीमेल कोई डिटेल नहीं है, इसका मतलब है स्टिल अभी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पीछे उन्होंने कहा था खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अभी ये सिस्टम अपडेट होने में बहुत टाइम लगना है। तो फिर जब तक ये मेरा ख्याल है लैग नहीं ना जाता या कम से कम नहीं हो जाता, तब तक आई कैप अभी करेगा। उसमें अब ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज आप पढ़ लीजिएगा सारा। ये आपके क्वेश्चन पेपर पे भी है, ये क्वेश्चन पेपर आपका ठीक है, ये सारा अटैच है। हम जाते हैं आगे जरा। मैंने क्वेश्चन कौन सा करवाना है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
फॉर्मूला शीट, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पे जाना है। अभी ये क्वेश्चन 4 आया है। अच्छा, पहले ये होता था पुराने सॉफ्टवेयर में, अब ये थोड़ा इन्होंने अपडेट कर दिया है। आपने ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन 4 का कौन सा पार्ट है। क्वेश्चन 4 का ए एंड बी पार्ट है। अब ये इकट्ठा चाह रहा है कैप के बच्चे यहां ये आंसर दें। नीचे वाला ये जो एक्सेल का आंसर है, अगर आप इस पे करके छोड़ेंगे तो मार्क नहीं होगा। आपको अपना आंसर यहां करने के फौरन बाद इधर कॉपी करके अगली स्क्रीन पे जाना है, बिल्कुल। और आखिरी लम्हे में तो बिल्कुल भी, पंजाबी में कहते हैं वसा नहीं खाना, किसी भी वक्त बंद हो जाता है ये। इसीलिए आपने साथ साथ कॉपी पेस्ट कर ले ऊपर। हमें क्योंकि क्वेश्चन 5 पे जाना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का शायद सी पार्ट उसने अगली स्क्रीन पे करवाया हुआ है। ये ना वो सारे एक ही स्क्रीन पे कराएं, ए बी सी। और भाई ये ध्यान से पढ़ना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कहां कराया। इसको आपने मिनिमाइज करना है, इसको हमने इस तरफ करना है ज्यादा से ज्यादा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, आपके लैपटॉप्स की स्क्रीन माशाल्लाह बड़ी है, तो जितनी बड़ी स्क्रीन है आपके लिए उतना अच्छा है। मैं यहीं पे पढ़ूंगा क्वेश्चन। जी, मैंने वो स्क्रीन छुपा दी है जरा, मैं यहीं पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ये मैंने छुपा दी ना राइट साइड पे, ये इसको ड्रैग करके, इससे स्क्रीन आपके पास बड़ी हो जाएगी, ये छुप जाएगी, ये एरिया बड़ा हो जाएगा। और अगर आप इधर वाला जाए तो ये इधर कर दें, लेकिन ये वाली इससे ज्यादा नहीं होगा। रिसोर्सेज स्क्रीन आपकी ये छुपा ले। ये आपको स्क्रीन छुपानी, ये मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक एक्सेल वाला एरिया बड़ा करना चाहिए आपको। ठीक है, जब आपने उस पर टाइप करना है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं, तो आते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वो क्या कहता है? हाँ जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो कहता है, पहली रिक्वायरमेंट, आई कैप चाह रहा है कि इस स्क्रीन पे सिर्फ आप पहली रिक्वायरमेंट करें। दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं चाह रहा, सिर्फ पहली। ये बात आपको यहां से भी पता चल जाएगी। अच्छा, आई कैप इस स्क्रीन पे सिर्फ ए रिक्वायरमेंट का जवाब चाह रहा है, बी अगली ही स्क्रीन पे होगा। कहता है यूजिंग द पोर्टफोलियो थ्योरी। घर से पढ़ने वालों को शायद नजर ना आ रहा हो, तो यूजिंग द पोर्टफोलियो थ्योरी एंड शार्प रेशो, क्या नाम है, ये स्क्रीन को आपने कैमरे को जूम करना है। ये लोगों को नजर आ रही है ये? आपको तो आ रहा है, जो घर पढ़ रहे होंगे उनको नहीं आ रहा होगा। भाई ये इसको जूम करेंगे जहां मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये वाली चीज ये आ रही है नजर? ये नहीं आ रही। आपसे रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा वो कर लीजिएगा एडिटिंग में जो भी, ठीक है। कहता है यूजिंग द पोर्ट, और ये मेरी जो बातें हैं ये भी डिलीट कर देगा, अपनी जो भी सेटिंग्स थोड़ी करनी है। यूजिंग पोर्टफोलियो थ्योरी एंड शार्प रेशियो रिकमेंड विच पोर्टफोलियो शुड बी सिलेक्टेड। जी, खुद उसने बता दिया है कि आपने कैपम को यूज नहीं करना। अगर वो कैपम कह दे तो इंपैक्ट क्या आता है? कैपम जब वो कह दे तो बीटा का इस्तेमाल होता है। जब उसने कैपम नहीं कहा, पोर्टफोलियो थ्योरी का है, तो आपका रिस्क स्टैंडर्ड डिवीजन से मेजर होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस पोर्टफोलियो थ्योरी में और कैपम में यही है, पोर्टफोलियो थ्योरी टोटल रिस्क को लेके चलती है, विच इज मेजर्ड थ्रू स्टैंडर्ड डिवीजन। ये काम की बात है। और कैपम का मॉडल कहता है नहीं 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 नहीं, टोटल रिस्क नहीं इंपॉर्टेंट। टोटल रिस्क में दो तरह का रिस्क है, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। अगर कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैरी कर रहा है, तो उसका अनसिस्टमैटिक रिस्क तो खुद ही एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए फिर कैपम के मुताबिक सिस्टमैटिक रिस्क इज इंपॉर्टेंट, विच इज मेजर्ड थ्रू बीटा। तो भाई जब भी वो कैपम कहेगा तो वहां रिस्क बीटा से मेजर करना है। जब भी वो पोर्टफोलियो थ्योरी कहेगा तो रिस्क टोटल रिस्क मेजर होगा, और वो किससे मेजर होता है? सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। तो यहां से मुझे पता लग गया, उसने कहा यूजिंग द पोर्टफोलियो थ्योरी, बड़ी सीधी रिक्वायरमेंट दी है, एंड शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शार्प रेशियो बताती क्या है? पहली बात है, फॉर्मूला तो आप फॉर्मूला शीट से देख लेंगे, लेकिन ये रेशियो बताती क्या है कि 1% रिस्क लेने के बदले 1% रिस्क लेने के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कंपनी कमा सकती है फ्रॉम द पोर्टफोलियो, ठीक है। शार्प रेशियो बताती है एक्स्ट्रा रिटर्न, एक्सेस रिटर्न अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ द रिस्क। ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी वो पोर्टफोलियो उतना बेहतर होगा। चलें, डाटा क्या दिया ऊपर? कहता है TIL
इज अ प्राइवेट इक्विटी फाइनेंस कंपनी। हाँ जी, ये कोई एक प्राइवेट कंपनी है। इक्विटी फाइनेंस का मतलब है ये दूसरों को फंड्स प्रोवाइड करते हैं या फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फाइनेंस कंपनी है दैट स्पेशलाइजेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर स्टार्टअप कंपनीज। स्टार्टअप कंपनीज क्या होती हैं? जो नई नई शुरू हो रही हैं। किस इंडस्ट्री में? इन द टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में जो नई कंपनी शुरू हो रही हैं, ये उनको पैसा देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मुझे अब यहां ये बताएं, इस कंपनी का काम क्या है? ये खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, दूसरों को पैसे देती है। बस इनका काम है इन्वेस्टमेंट करना। और इन्वेस्टमेंट कहां पे करते हैं? ये किस इंडस्ट्री में? अब ये जो इंग्लिश लिखी होती है ना, ये थ्योरी का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी। ऐसे नहीं लिखी हुई आई क्या? न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल नहीं होगी, या न्यूमेरिकल में अगर कोई कमेंट्री करनी हो तो जबरदस्ती आप ये कोई लाइन इस्तेमाल कर ले। अदरवाइज ये जो पैराग्राफ दिए इसका थ्योरी के पार्ट को जवाब देने में कहीं ना कहीं यूज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर उसने आपको कहा ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। क्या इनकी जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होगा वो वेल डाइवर्सिफाइड होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा वेल डाइवर्सिफाइड? वजह ये एक इंडस्ट्री वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अगर कंपनी पैसा लगाती हो, टेक्सटाइल में, सीमेंट में, टेक्नोलॉजी में, फलाने में, को 20-25 डिफरेंट इंडस्ट्री में पैसा लगाओ तो फिर जाके चलो 20-25 ना को आप ज्यादा इंडस्ट्रीज में लगाओगे उतना वेल डाइवर्सिफाइड। ये तो एक इंडस्ट्री में घुसते हैं। यानी इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा वो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकता। इस कंपनी का अनसिस्टमैटिक रिस्क एलिमिनेट नहीं हुआ क्योंकि ये तो एक ही इंडस्ट्री में पैसे लगाते हैं, टेक्नोलॉजी में। अच्छा, आगे कहता है वन ऑफ द कंपनीज अर्लियर इन्वेस्टमेंट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड एन आईपीओ एंड दिस हैज रिलीज्ड अ सब्सटेंशियल रिटर्न फॉर कंपनी such that company has significant level of cash to reinvest in new companies। अब ये बात कई लोगों को समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहा है। असल में जो ये प्राइवेट इक्विटी फाइनेंस की कंपनीज हैं, ये दूसरी कंपनियों में पैसे लगाती हैं, छोटी कंपनीज में, स्टार्टअप में। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, ये कंपनी को नॉन लिस्टेड से किसमें कन्वर्ट कराते हैं? पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, और अपने पैसे निकाल लेते हैं। इनका काम ही है। तो इन्होंने पहले कुछ कंपनीज में पैसे लगाए हुए थे, तब वो पहले आईपीओ लिस्टेड कंपनीज नहीं थी। रिसेंटली इन्होंने आईपीओ के जरिए उन कंपनीज को क्या करवाया? लिस्टिंग करवाई और अपने पैसे निकाल लिए उसमें से। मेरी बात समझ आ रही है? तो वहां से इन्हें अच्छा खासा कैश फ्लोज मिला है। अब ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आगे कहता है आफ्टर रिगरस ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस क्या होती है? केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च। हाँ, छानबीन। ड्यू डिलीजेंस का लफ्ज बार बार आएगा। हर किस्म की लीगल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, हर चीज पे जब आप रिसर्च करने के बाद किसी चीज का तयन करेंगे तो वो ड्यू डिलीजेंस कहलाता है। कहता है बोर्ड हैव आइडेंटिफाइड 2 पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेफर्ड टू एज कंपनी बी एंड कंपनी सी। मैं पढ़ने में टाइम ज्यादा लगाता हूं, प्रॉब्लम है मेरा, क्योंकि मैं डाटा उतना एब्जॉर्ब कर रहा होता हूं, फिर मुझे आंसर लिखने में टाइम कम लगता है। आप लोग अपने नॉर्मल पैटर्न से पढ़ें। बोर्ड वुड लाइक योर एडवाइस एज इट इज अनश्योर वेदर इन्वेस्ट ऑल द फंड्स इन जस्ट वन कंपनी और टू स्प्लिट द फंड्स बिटवीन ईच कंपनी इक्वली एंड टेक अ स्मॉलर स्टेक। इन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि सारे पैसे एक कंपनी में लगा दें या दोनों में तोड़ तोड़ के पैसे लगाएं। ठीक है जी, इसीलिए उन्होंने आपसे एडवाइस मांगी है। इफ अ स्मॉलर स्टेक इज टेकन अप, अगर आपने थोड़ा स्टेक लिया किसी भी कंपनी का, तो वो जो स्टार्टअप कंपनी है विल रेज द एडिशनल फंड्स फ्रॉम एन अदर प्राइवेट इक्विटी फर्म सो दैट एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ रिटर्न फॉर TEIL विल नॉट रिड्यूस। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी कंपनी में पैसे कम लगाए तो वो कंपनी किसी और से पैसे ले लेगी, लेकिन आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यानी आप उस कंपनी के मेजर स्टेक ले लें या माइनर स्टेक ले लें, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न उस कंपनी का क्या रहेगा? सेम। वो अलग बात है, वेट के कम ज्यादा होने से आंसर पे इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन आपका इंडिविजुअल उस कंपनी के रिटर्न सेम रहेंगे। इस लाइन का ये मतलब है। अभी आगे फिर मैं फिगर से भी समझाता हूं। कॉन्सिक्वेंटली
you have been asked to calculate the expected return and risk of each of your following portfolios। अब उसने 3 पोर्टफोलियो बनाए हैं। 3 क्यों बनाए हैं? ऊपर स्टोरी में क्या क्या आया है, या तो दोनों कंपनीज में थोड़े थोड़ा स्टेक ले लें या किसी एक में स्टेक ले लें, ये वाली बात उसने की थी ना, तो उससे 3 पोर्टफोलियो बने। पहला पोर्टफोलियो क्या है, एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 50% रहने दें, जो पैसे आए हैं उसमें से आधे पैसे कंपनी बी में लगा दें, आधे पैसे किस में लगा दें, कंपनी सी में। ये एक पोर्टफोलियो है। इक्वल स्प्लिट की बात जो ऊपर की थी वो कर दी है। दूसरे पोर्टफोलियो में वो कहता है सारे पैसे ही कंपनी बी में लगा दो एग्जिस्टिंग के साथ साथ। तीसरे केस में वो पैसे किस में लगाना चाह रहा है। तो ये तीनों पोर्टफोलियो में से विच पोर्टफोलियो शुड बी सिलेक्टेड, ये हमसे पूछा है। अब ये जो परसेंटेजेस दिए हैं इनको वेट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वेट्स। नजर आ रहा है ये रिटर्न्स नहीं है, ये वेट्स हैं। इनका सम 100% आ रहा है। एग्जिस्टिंग के साथ साथ न्यू इन्वेस्टमेंट मिलानी है। तो ये जो पोर्टफोलियो 1 है इसको कहते हैं 3 इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं इसको? और जो बाकी 2 हैं, क्योंकि उसमें 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं तो 2 स्टॉक्स या 2 एसेट्स पोर्टफोलियो पढ़ा था आपने। अब नीचे आ जाए जी, रिस्क और रिटर्न कितना दिया है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे 14% रिटर्न है और 16% रिस्क है, स्टैंडर्ड डिवीएशन। कंपनी बी में 18% रिटर्न है, 12% रिस्क है। कंपनी सी में 22% रिटर्न है और 25% रिस्क है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है। ये क्यों दिया होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों दिया है? क्योंकि आपने जब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, ये वहां इस्तेमाल होगा। कंपनी बी और कंपनी सी की इन्वेस्टमेंट के दरमियान अगर कोरिलेशन देखें तो -0.3 है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट और कंपनी बी का अगर पोर्टफोलियो देखते हैं, यानी ये वाला मेरा ख्याल है पोर्टफोलियो नंबर 2 है। ये पोर्टफोलियो 2 के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो पहला वाला है ये पोर्टफोलियो कंपनी बी और सी नहीं, हाँ जी, एग्जिस्टिंग और कंपनी सी का पोर्टफोलियो ठीक है। ये आपका एग्जिस्टिंग और सी वाला ये पोर्टफोलियो 3 है। ये मेरा ख्याल है पोर्टफोलियो 1 में इस्तेमाल होगा। ये आरएफ कितना दिया हुआ है, इसका कहां इस्तेमाल है आरएफ का? जी, जो हमने शार्प रेशो निकालनी होती है उसमें आरएफ यूज होता है, अदरवाइज इसका बाकी कोई इस्तेमाल नहीं। तो ले जी, ये सवाल में ऊपर वाली स्टोरी थ्योरी के लिए इस्तेमाल होगी। सिर्फ इतना सा सवाल है, ये डाटा है। अब मेरे पास क्योंकि हार्ड फॉर्म में पेपर है, मैं हार्ड फॉर्म में पेपर ओपन कर लेता हूं और इसको मैं छुपा देता हूं, यानी मैं बार बार इधर नहीं आऊंगा। आपके पास भी हार्ड फॉर्म में पेपर है, मैं यहीं से लूंगा, तो मेरे साथ साथ आप सॉल्व करेंगे सॉफ्टवेयर पर। आ जाए जनाब, ये ले जी, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। सॉल्यूशन करने का तरीकाकार क्या है? ये जो बी कॉलम है आपने इसी को एक्सपेंड करना होता है ज्यादातर जगह पर, क्योंकि सारी लाइन आइटम हम इसमें लिखते हैं। ए वाले में कुछ प्लस माइनस या कुछ रिक्वायरमेंट्स, बी कॉलम ही मैं बार बार यूज करूंगा। मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशन आप देखेंगे मैं इसी तरह बी कॉलम को पहले एक्सपेंड करता हूं ज्यादातर, और इसी के नीचे एक एक लाइन में कैलकुलेशन शो करी जाऊंगा। तो आए जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम यहां पे लिखने लगे हैं जी, पार्ट ए करना है सिर्फ हमने। वैसे ऊपर लिखा भी हुआ है लेकिन मुझे आदत है, मैं फिर भी लिखता हूं क्वेश्चन 5A। हाँ जी, कंपनी का नाम क्या है? TIL, बस लिख रहे हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पोर्टफोलियो, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पोर्टफोलियो। ये कीबोर्ड ठीक नहीं है शब्बर, ये कीबोर्ड ठीक नहीं है, दूसरा लाओ। फारेगा ये कीबोर्ड, फंसता है। अटैच बेटा, इसकी कीज गलत है, फंस रही है, कीज ठीक नहीं है। अच्छा कीबोर्ड लेकर आओ, ये फंस रही है इसकी कीज। हाँ अच्छा, ओके, अटैच नहीं है जी। चलें आगे चलें। तो ये हो गया। अब हमने यहां पे क्या निकालना है? सबसे पहले निकालूंगा मैं सारे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 1। कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 1। अच्छा, अब मैंने यहां पे शो करनी है कैलकुलेशन। यहां पे मैंने क्या शो करनी है? कैलकुलेशन। अगर आपको याद हो, मैं जानबूझ के मैं तो पेन भी यूज करूंगा, अगर आपको याद हो फॉर्मूला शीट आप जरा ज़हन में लेकर आए, तो जो पहला पोर्टफोलियो है उसमें मेरा ख्याल है 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं शायद। पहले पोर्टफोलियो में 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसका ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला शीट पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में
एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का वेट और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का, ई से मुराद एग्जिस्टिंग है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, प्लस जो बी इन्वेस्टमेंट है उसका वेट और बी इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर एक तीसरी सी इन्वेस्टमेंट का वेट और सी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। ये तीन का ये फॉर्मूला, ये तीन क्या 10 भी हो तो ऐसे ही होता है। हमने ज्यादातर जो क्लास में प्रैक्टिस की थी ना बाई चांस वो 2 की हुई है ज्यादा। ये 3 की जब आई थी लोग घबरा गए थे, हालांकि फॉर्मूला शीट पे देखो तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां, लेकिन शायद एबीसी लिखा हो, यहां ईबीसी लिख दिया मैंने, ई मींस एग्जिस्टिंग। हाँ जी, चेक करें ये फॉर्मूला शीट पे कौन सा फॉर्मूला है, चेक करो फॉर्मूला शीट पे कौन सा फॉर्मूला है भाई, चेक करो। मैं अब पीछे जाके नहीं देखना चाह रहा। हाँ जी, आप खुद चेक करें फॉर्मूला शीट पे ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर बताओ मुझे। हाँ करो करो लोड, सोचने का टाइम मैं तो वैसे इस चैप्टर के भी फॉर्मूले नहीं देखता, मुझे तो याद है करवा करवा कर। पोर्टफोलियो 1 में ये फॉर्मूला लगना है, आपको ये रट्टा होना चाहिए कि मैंने अगर पोर्टफोलियो का फॉर्मूला देखना है तो वो कहां पे मिलेगा जी। फॉर्मूला नंबर 51 है, हाँ ये ले जी 51 फॉर्मूला। वहां 3 स्टॉक्स क्या है कि 2 स्टॉक्स कर 3 है जी। नहीं वो तो चल रहा है लेकिन वो, हाँ ये और ठीक है। पोर्टफोलियो 1 में ये इस्तेमाल होगा फॉर्मूला, और पोर्टफोलियो 2 में जो इस्तेमाल होगा, पोर्टफोलियो 2 में पता है क्या इस्तेमाल होगा, ये वेट ऑफ एग्जिस्टिंग, रिटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग प्लस वेट ऑफ बी, रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी। ये दूसरे पोर्टफोलियो में इस्तेमाल होगा, 2 स्टॉक पोर्टफोलियो। ये फॉर्मूला नंबर 49 है, वो कह रहे हैं ये दूसरे पोर्टफोलियो में 2 क्यों लूंगा, 3 क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि उसने खुद कहा है। और तीसरे पोर्टफोलियो में फॉर्मूला क्या होगा, ये लिखना नहीं फॉर्मूला, लेकिन ये मैं वैसे बता रहा हूं जी। तीसरे में क्या होगा, एग्जिस्टिंग और सी का वेट ऑफ सी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सी। ये भी 49 ही है, बस उसको चेंज किया। तो इसको अब मैंने इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है आते हैं जरा सॉफ्टवेयर पे। अच्छा सुन लें, कभी भी आपने टाइपिंग यहां नहीं करनी, आपने पहले आंसर निकालना है बाद में कॉपी करना है। जी जवानों आ जाओ जरा, पहले आपने आंसर निकालना है बाद में इधर कॉपी पेस्ट करना है। पहले ये देख लो एक का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पहले पोर्टफोलियो जो है जी इज इक्वल टू, हाँ जी कितने परसेंट है, एक्सपेक्ट वेट क्या है उसका, वेट 50% इनटू, और रिटर्न कितना है जी उसका, एक्सपेक्टेड रिटर्न डब्ल्यू का, एग्जिस्टिंग वाले का 14%। चेक करें 14% है, %, प्लस हाँ जी अगले का वेट है 25% इनटू रिटर्न कितना है 18%, देन प्लस नेक्स्ट आ जाए 25% इनटू रिटर्न है मेरा ख्याल है कितना है जी 22%, ये आ जाएगा। ये आंसर आता है, चेक करें इतना ही आंसर आ रहा है। यही आंसर आ रहा है तीनों जवानों का। तो थोड़ी सी स्पीड चाहिए गलत हो गया, हाँ 22। वो जैसे आपको असल पेपर नहीं लाए प्रिंटेड फॉर्म में, मैंने कहा था लेके आना है, बात नहीं ना मानते।
फिर अवेल हो, आप ही परेशान हो रहे हो। आपके पास सॉफ्टवेयर में है ना, यहां से देख ले भाई, यहां से नहीं, तुम्हारे पास भी होगा सॉफ्टवेयर, मैंने तो इसको छुपाया हुआ है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो आपने फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूले की जगह आपने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। अब आपने आई कैप को दिखाना है कि मैंने ये कैलकुलेशन कैसे की है। एक तो आई कैप वैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी चेक कर सकता है, लेकिन दूसरा तरीका होता है कि यहां से कंट्रोल सी करो और इधर आके कंट्रोल वी करो और इसमें से ये इज इक्वल टू उड़ा दो, ये कैलकुलेशन के जी हमने ये रकम कैसे निकाली है। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं रहती। और बात समझ आइए क्या किया, जो आपने यहां टाइपिंग की थी ना उसी को कॉपी करके इधर पेस्ट करो, बस इक्वल टू उड़ा देना है। ये फॉर्मूले का मुतबादिल होता है, एग्जामिनर को पता चल जाएगा अच्छा ये आपने कैसे कैलकुलेशन की है। ऐसे ही निकालो पोर्टफोलियो 2 का एक्सपेक्टेड रिस्क, मैं अलहदा रिस्क अलहदा निकालूंगा ताकि कॉपी, अब दोबारा टाइपिंग नहीं करनी, कॉपी पेस्ट करनी है तो कर लो, मर्जी आपकी, मैं तो कॉपी पेस्ट करके उसी को चेंज करूंगा जी। जो दूसरा पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो 2, मैं कभी भी दोबारा सारा टाइप नहीं करता। लो जी, पोर्टफोलियो 2 में हाँ जी मैं क्या करूंगा, यहां पे पहले वाला तो वैसे ही रहेगा, दूसरे वाला भी रहेगा, तीसरे वाला उड़ा दो, बस एक गया जी। ये ले जी, तीसरे वाला चेक करो, और वेट क्या आएंगे 50-50%, 25 की जगह ये 50। हाँ जी, अगर आप थोड़ा टेक्टफुली समझदारी से इंटेलिजेंट वे से चलें तो आपका काम कम हो जाता है। ये ले जी, हो गया। बार बार टाइप करने वाला बेवकूफी करेगा। कॉपी पेस्ट का सहारा ले, ड्रैगिंग का सहारा ले, लेकिन कॉपी पेस्ट में एहतियात करनी है, 100% कॉपी पेस्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत एडिटिंग की जरूरत होती है। अब तीसरा पोर्टफोलियो आज जनाब, मैं इसी को कॉपी करने लगा हूं और फिर मैं एडिटिंग करूंगा जी। पोर्टफोलियो 3, और इसमें अब मैं यहां पे इसको उड़ाते हैं। हाँ जी, एग्जिस्टिंग के साथ दरमियान वाला उड़ाना है मैंने, दरमियान वाला ले जी, ये आ गया 12.5% मेरे पास जवाब आ रहा है, जरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। और नहीं 12.5 नहीं आना, क्योंकि मैंने गलत किया है, वो उसमें 25%, उसको मैंने वेट चेंज नहीं किया, 25 था, मैंने वेट चेंज नहीं किया। तो ये आपने इसीलिए कॉपी पेस्ट में सिर्फ एक ही रिस्क होता है कि आपने एडिटिंग अगर सही ना की तो फिर आपको बाद में खुद ही खपते रहेंगे, यार ये जवाब टैली क्यों नहीं हो रहा। घर में खपेंगे, वहां तो पता ही नहीं चलना, वहां तो आप कराएंगे। ले जी, ये पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आ गए। हाँ जी, बेस्ट पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है। मेरे पास तीनों पोर्टफोलियो के रिटर्न्स आ चुके हैं। हाँ जी ठीक है, क्या कहते हो। अब मैंने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 1, हाँ जी रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करेंगे। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 1, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 1, ये कैसे करना है, मैं दोबारा जरा पेज पे आ रहा हूं ताकि मैं फॉर्मूले का रेफरेंस दे सकूं जी। हमने जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नीचे आते हैं, ये मुझे बताना फॉर्मूला नंबर कौन सा है। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, पहले पोर्टफोलियो क्योंकि 3 स्टॉक्स का है तो वो ये होगा, ये देख लो, होल का अंडर रूट। लेकिन ये फॉर्मूला लिखना नहीं पेपर में, ये तो मैं, अच्छा आई कैप ने अभी भी जो आंसर दे रहा है ना वो बिल्कुल मैनुअल के पैटर्न से दे रहा है, हालांकि उनको भी एक्सेल पे शो करना चाहिए बच्चे को। अब ये फॉर्मूला आम एक्सेल पे तो नोटेशंस होती हैं, लिखा जा सकता है, ये जो पेपर वाला है उसमें तो है ही नहीं, तो ये इस तरह नहीं देना चाहिए इनको। चलें, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का स्क्वायर, ऐसे ही होता है, और इसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। तीसरा था सी, उसके वेट का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी का स्क्वायर, प्लस 2 वेट ऑफ ई, वेट ऑफ बी, कोरिलेशन बिटवीन ई बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। लेकिन अभी ये फॉर्मूला मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो ई और बी का आपस में रिलेशन हुआ है, प्लस कोरिलेशन 2 वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, कोरिलेशन बिटवीन बी एंड सी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी। तो ई बी का भी हो गया और बी सी का भी हो गया,
अब हम आते हैं किसका आखिरी, टू वेट ऑफ ई सी। हाँ जी, को रिलेशन बिटवीन ई एंड सी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी। तो भाई ये इतना लेंथी फॉर्मूला आपने करना है, इसको हम टेबल फॉर्म में करेंगे। ये फॉर्मूला नंबर कौन सा है हमारी फॉर्मूला शीट पे? 52, 3 स्टॉक्स का 52। लेकिन जो बाकी पोर्टफोलियो होंगे उनमें 3 स्टॉक्स नहीं है, उसमें क्या है, वो छोटा फॉर्मूला होगा, मैं लिख लेता हूं वो भी। हाँ जी, ये पोर्टफोलियो नंबर 1 था, पोर्टफोलियो नंबर 1 का रिटर्न हो गया, पोर्टफोलियो नंबर का रिस्क, पोर्टफोलियो नंबर 2 में ई और बी है, तो फिर इसी में से चेंज आएगा। सेकंड पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है, ओ सॉरी रिस्क है, वेट ऑफ ई का स्केयर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई का स्केयर प्लस, जी भाईजान बताओ आगे फॉर्मूला। वेट ऑफ दूसरे का बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इनटू वेट ऑफ ई, ई, वेट ऑफ बी, कोरिलेशन ऑफ बी एंड ई। हाँ जी, बी ई या ई बी जो भी रख लो, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। बी। ऐसे ही तीसरे पोर्टफोलियो का रिस्क भी लिखवाएं जी आप भाईजान, फॉर्मूला। हाँ जी, वो तीसरा पोर्टफोलियो है ई बी की जगह ई सी का। हाँ जी वेट ऑफ ई का स्क्वायर, तो वेट ऑफ ई का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई का स्क्वायर, जी, शाबाश, वेट ऑफ सी का स्क्वायर, हाँ जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी का स्क्वायर। ये जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, वहां डायरेक्ट करता तो आपको पता ही नहीं चलना था सर क्या। अब मैं यहां से उठाऊंगा देख देख के जी, इसीलिए आई कैप ने आपके पेपर पे रफ शीट भी दिया है, वहां पे भी लिख सकते हो, पेपर पे लिख सकते हैं आप, ये रफ के लिए दिया हुआ है, समझ आ रही है, इधर आप लिख सकते हो अगर आपको वहां थोड़ी टेंशन हो रही हो, कोई मसला नहीं, ये दिया इसीलिए उन्होंने सफा साथ लेके जाओ, पेन पेन पेंसिल ना रहो, पेन से करो, ठीक है। वजह यह है कि ये इस तरह का जो अजीब फॉर्मूला देखो ना, इतना लेंथी। हाँ, तो वेट ऑफ ई, वेट ऑफ सी, को रिलेशन ऑफ ई एंड सी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी। यार इसमें सिर्फ फॉर्मूलों की गेम है, बाकी अगर आप डाटा सही प्लग इन करें तो ये ऐसे सवाल हल होता है। आओ जी अब ये सॉल्व करें, आओ जी रिस्क निकालते हैं, कैसे करना है पहले एक देख लो, फिर दूसरे 2 खुद करने हैं आपने। जी मैं आता हूं जरा, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, अब मैं यहां पहले लिखूंगा, बाद में उधर कॉपी करूंगा, ठीक है। तो पहला यहां पे जो पहला पोर्टफोलियो है उसमें मैंने क्या करना है, ई का जो वेट है उसका स्केयर, यानी इज इक्वल टू 50% का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 50% का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा जो है वेट ऑफ ई के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई का स्केयर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो ई का था वो 16% था, क्या था 16%, तो 16% का स्केयर, ये ले जी, ये आ गया। अब ये क्योंकि मैं परसेंटेज में लिखना चाहता हूं तो यहां आप इन सब का वो सेलेक्ट कर लें, इसको आपने ये इधर से जाके इसका जो सेल्फ फॉर्मेट है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, और परसेंटेज भी 2 डेसिमल्स तक सेल्फ फॉर्मेट परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, 0.64%। अभी पता है ये क्या हल हुआ है, अभी सिर्फ ये चीज हल हुई है, ये हुआ है अभी। ऐसे ही अगला करो, वेट ऑफ बी का स्केयर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्केयर। चलो जी, वेट ऑफ बी, इधर से मैं इधर भी कॉपी करी जाऊं जरा, क्या चीज, वो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा फिर आपको, वो लिख सकते हैं, लिखें, वो करना चाहे तो इस तरह जरा जल्दी हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये चीज है क्या? नहीं, वो जब आपने ये लिख दिए, नंबर लिख दिए, फॉर्मूला उसके पास है, ये काम चल जाएगा बस इस तरह जी। नेक्स्ट आ जाए जनाब, आगे चलें, अगला क्या है, अगले में चेंज करें। हाँ जी, वेट ऑफ बी का स्केयर और वेट ऑफ बी 50 की जगह आ जाएगा 25%, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बी का कितना है 12%। चेक करेंगे जरा,
तरीके तो बहुत से हैं, आप वो कर सकते हैं अगर आपको टाइम बचे। मुझे ये जरा थोड़ा आसान लगता है कि यार इतना टाइम नहीं होता फॉर्मूले और हेडिंगे देना, ये वो वहां टाइम कम होता है, तो इस तरह इसको एक्सप्लेनेटरी बना ले जी। ये देखिए मैंने सही किया, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये साथ साथ चेक करते जाएं। हाँ, पहले पोर्टफोलियो कर रहे हैं ना, 50% है, 25% है। अब मैं तीसरा लिखने लगा हूं, ये 25-25 है ना, ये 25 है, अब इसका वेट भी 25% है तीसरे वाले सी का। तो लो जी, ये कॉपी करते हैं, बस उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12% की बजाय 25% है, 25%, वेट भी 25% ले जी, ये हो गया। इज इक्वल टू उड़ा दो, हाँ जी चेक करें। सिर्फ पहले वाले का वेट 50% है, बाकियों का 25-25 है, उसका स्केल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केल लिया। अब मैंने क्या करना है, हाँ जी, इज इक्वल टू 2 वेट ऑफ ई वेट ऑफ बी को रिलेशन। हाँ जी, ये सारा फैक्टर, ये फैक्टर उठाने लगा हूं अब मैं, ये वाला, ये सारा फैक्टर उठाने लगा हूं। आ जाओ जनाब, 2 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ई 50%, वेट ऑफ बी 25%, उसके बाद वेट ऑफ ई बी, कोरिलेशन बिटवीन ई बी, ई और बी का कोरिलेशन क्या था, ई और बी का 0.2 था मेरा ख्याल है, ई बी का चेक करो, ई और बी का मतलब एग्जिस्टिंग का और बी का, उल्टे सीधे ना लिख देना ध्यान से, 0.2 कोरिलेशन भी आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई है 16%, 16%। स्टेरिक इक्वल टू मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं होना, वो एरर आ जाना, प्रॉब्लम हो जानी है, तो स्टेरिक लगाते जाओ, मल्टीप्लाई होता जाएगा 16%। और अगला आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 12%। लो जी, ये ऐसे हो गया 0.10%। मैंने क्योंकि सेल का जो फॉर्मेट है वो परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो इधर, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमने ये चीज कैसे निकाली है। ले जी, ब्रैकेट लगा लेते हैं जरा, यहां से यहां तक। ले जी, अगला कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, नीचे कंट्रोल वी। हाँ जी, अब मैंने यहां पे क्या करना है, अगला ये वाला लेना है, वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी। हाँ जी, वेट ऑफ बी और सी मेरा ख्याल है 25-25% था, जहां 50 था उसकी जगह 25 आ जाएगा। वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, और बी और सी का आपस में कोरिलेशन क्या था, बी और सी का आपस में कोरिलेशन जो था दैट वाज माइनस 0.3। हाँ जी, बी और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, बी की स्टैंडर्ड डेविएशन थी 12% और 25%, 12% और 25%। ये मेरा ख्याल है, ये मैंने नहीं, 1 मिनट है, 25% -0.11। चेक कर लेना जरा, ठीक है। ये जो मैंने लिखी हैं ये 25-25 -0.3 12। हाँ जी, इसके बाद आगे चले, अगला आखिरी वाला फैक्टर, ये सिर्फ पहले में टाइपिंग करनी है, बाकियों में फिर आगे तो कॉपी पेस्ट से काम चलेगा, और वो बस एडिटिंग ध्यान से करनी है। ले जी, 2, हाँ जी, अगला क्या है, इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। हाँ जी, 2 वेट ऑफ ई और वेट ऑफ सी। वेट ऑफ ई जो था वो 50% था, वेट ऑफ सी जो था वो 25% था। ई और सी का आपस में कोरिलेशन मेरा ख्याल है 0.4 है, 0.4 है। ई का 16% है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका जो है वो 25%। ले जी, 0.40। इधर से कॉपी करो, कंट्रोल वी और इक्वल टू उड़ा दो, ताकि वो वहां पे डिस्प्ले प्रॉपर हो जाए।
लें जी, इसके बाद इसका सम लेना है। उधर पहले करके इधर लाना है, मर्जी आपकी, जो आपको आसान। उधर इज इक्वल टू डाल दो सीधा। ठीक है, वो भी कर सकते हो, जिधर मर्जी कर लो पहले जो आसान लगता है। वो ये है कि यहाँ पे विजिबल होगा, वो आपको आसान लगता है तो कोई नहीं। अब इन सबका सम लेना है, बाद में अंडर रूट। तो ये मैं जब सम लूंगा तो इसको कहेंगे वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो 1। हाँ जी, इसका सम लेंगे इज इक्वल टू सम, फॉर्मूला लगा के इस सारे का सम करें तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। अगर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये इस तरह लिख के, तो मैं SQRT स्क्वायर रूट को कहते हैं, तो यहां पर इज इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट और ब्रैकेट स्टार्ट करके सेल रेफरेंस, ये SQRT स्क्वायर रूट को कहते हैं। तो इज इक्वल टू प्रेस करोगे तो आंसर आ जाएगा 12.26%। इट इज द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 1। अब इसी को मैं कॉपी करूंगा और बीच में से कुछ डिलीट मार दूंगा रोज। वजह यह है कि वो ये 3 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो था या 3 इन्वेस्टमेंट्स का, अब 2-2 इन्वेस्टमेंट्स वाला पोर्टफोलियो है और उनके वेट भी डिफरेंट है। तो ये मैं यहां पे ये देख लें, ये आ चुका है, इसी को मैं कॉपी करता हूं और नीचे लिखता हूं पोर्टफोलियो 2। हाँ जी, करना आपने खुद ही है बस, लेकिन इसको चेंज करें। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 2, इसका वैसे प्रॉपर नाम होता है एक्सपेक्टेड रिस्क, उसका नाम होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका नाम होता है एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 2। लेकिन ये अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ कॉपी किया है। इसमें चेंजेस अब करने लगा हूं। हाँ जी, क्या होगा जी, दूसरा जो पोर्टफोलियो था उसमें ई था और बी था, इसका मतलब है ई और बी, ये पहला वाला तो सेम यही रहेगा, हाँ दूसरा वाला भी सेम यही रहेगा, तीसरी वाली रो उड़ जाएगी। हाँ, लेकिन जो प्रपोर्शन है 25 की बजाय 50% हो जाएगा। 25 ना रहने देना, 50% हो जाना है उसने, ये वेट 50% हो जाना है भाई। देखो तीसरी वाली रो उड़ जाएगी, समझ आ रही है, तीसरी रो उड़ जाएगी, डिलीट मार दो ये रो, डिलीट। आगे चलो, चौथी रो में क्या, हाँ इसके बाद क्या आता है, टू वेट ऑफ ई और वेट ऑफ ई के बाद वेट ऑफ बी 50%। हाँ, उसके बाद कोरिलेशन ये वो सब सेम रहेगा और इसको यहां से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे और इज इक्वल टू जी, यही है, ठीक है। इसके बाद क्या होना है, अगला है जी, खत्म, दूसरा पोर्टफोलियो मुकम्मल हो गया। हाँ बस ये गया, ये भी गई, ये भी गई, ये रोज ही उड़ जाएंगी, डिलीट मार दो रोज, ये नहीं भी मारना डिलीट, ये ले जी, चेक करो कोई गलती ना हो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, हाँ जी चेक कर ले, कोई मिस्टेक ना हो। 10.92% आता है, यही है, 50%, 50%, हाँ। कोरिलेशन क्या था इसका, कोरिलेशन ई और बी का, ई और बी का कोरिलेशन 0.2, ठीक है, सिंपल है, ये हो गया है हमारा। मैंने पोर्टफोलियो 1 को तो नहीं चेंज कर दिया तेरी खैर अच्छा चलो कोई नहीं, ये लो जी, ये पोर्टफोलियो 2 हो गया है और ये 1 हो गया, गलती होगी ना मुझसे, ठीक है। तो अब इसका तरीका ये है कि मैंने, हाँ कंट्रोल सी इधर से आके ये लें जी, कंट्रोल बी और ऊपर से डिलीट मार दो, तो ये फनकारियां वहां पे आपसे भी लगेंगी जो मैंने लगाई, वो एडिटिंग जो करने लग पड़ा। ये ले जी दिस वन और इसको मारे डिलीट। हाँ जी, पोर्टफोलियो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 खुद करो, एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 3।
एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 3, 17.33% आ रहा है। नहीं मैंने तो अभी किया ही नहीं। ठीक है, आप शार्प रेशियो निकालो, आगे शार्प रेशियो निकालो जी। एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 3, तो मैं तो ये पोर्टफोलियो 3 के लिए, हाँ जी इसका स्केयर ये पहले ही ठीक है, ये सी का आएगा, ये उड़ जाएगा। हाँ जी ये आएगा 50%, 25 की जगह। हाँ जी, और उसके बाद क्या आएगा, वेट ऑफ ई सी, और ई और सी का 0.4 वाला जी, ये जाएगा, ये जाएगा। ई और सी का 0.4 जी, चेक कर लें जनाब। %17.33 आता है मेरा आंसर। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, तीसरे पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया, नहीं हो रहा, यही आया आंसर। इसके बाद शार्प रेशियो निकालो, शार्प रेशियो, शार्प रेशियो वो भी हर पोर्टफोलियो की निकालनी है। तो शार्प रेशियो ऑफ पोर्टफोलियो 1, एक लाइन छोड़ के पोर्टफोलियो 2 और पोर्टफोलियो 3 जी। हाँ जी, पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2 और पोर्टफोलियो 3। तो कितने परसेंट था जी आंसर? हाँ जी, हर एक का अपना करना ना। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 6, 8, 10, ठीक है जी। अब मैं सेल रेफरेंस दे रहा हूं 6, 8, 10, ये देखें जी इधर C6 -4.3%। अब ये C6 पे क्या था, मेरे पास C6 में ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले पोर्टफोलियो का था, C6 माइनस RF डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 1 12.26। ले जी, ये आंसर आ गया। अब ये नंबर होना चाहिए, ये परसेंटेज की बजाय जर्नल नंबर, अब ये परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, चलो बस 1.04। हाँ जी, तो अब ये मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, यही टाइप करने लगा हूँ कि हमने क्या किया है, C6 में से माइनस किया है 4.3% और डिवाइड कर दिया है C कौन से पे, C22। C22 ये किया सेल रेफरेंसिंग, क्योंकि ऊपर जवाब आ चुका है। जब ऊपर जवाब आ जाए तो फिर सेल रेफरेंसिंग देते हैं, ताकि अगर ऊपर जवाब चेंज हो तो ये भी चेंज हो जाए। सेल C6 माइनस, अगला C8 सेल है C8 में ना रिटर्न, और ये किस में निकला हुआ है, C30 में, C30। तो लो जी, इज इक्वल टू C8 माइनस 4.3% डिवाइडेड बाय C30। ये ले जी, ये लिख सकते हैं, हाँ क्या है, कोई मसला नहीं। ये लो, कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता बेटे, सेल रेफरेंसिंग लिख सकते हैं आप, नहीं तो फिगर्स लिखना चाहते हैं फिगर लिख दो। अच्छा जी, C8 माइनस 4.3% डिवाइडेड बाय C30, ये लें जी 1.07 आंसर है। अच्छा जी, तीसरा जो है उसमें C10 होगा,
C10 पे पड़ा हुआ है और C38 पे, तो ठीक है, इज इक्वल टू C10 माइनस 4.3% डिवाइडेड बाय C38। लें जी, ये परसेंटेज में नहीं आना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए था, तो मैं सेल का फॉर्मेट सेलेक्ट पेस्ट करके इधर 0.79 C10 माइनस 4.3% डिवाइडेड बाय C38। लो जी, ये आ गया, मुकम्मल हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अब रिकमेंड करना है ना, उसने रिकमेंडेशन भी मांगी थी शार्प रेशो की बेस पर। हाँ जी, तो आपका कौन सा पोर्टफोलियो है जिसमें रिस्क सबसे कम है, कौन सा पोर्टफोलियो है जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा है। तो अगर हम पोर्टफोलियो 1 की बात करें, पोर्टफोलियो 1, हाँ जी, पोर्टफोलियो 1 जो है वो हमें 1% रिस्क लेने के बदले 1.04% रिटर्न ऑफर कर रहा है, एक्स्ट्रा रिटर्न। पोर्टफोलियो 3 जो है वो 1% रिस्क लेने के बदले हमें सबसे कम रिटर्न ऑफर कर रहा है 0.79% का। इन तीनों में जो सबसे बेहतर पोर्टफोलियो है वो हमारा कौन सा वाला पोर्टफोलियो है? पोर्टफोलियो 2 बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसमें 1% रिस्क लेने के बदले जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है वो 1.07% मिल रहा है। तो रिकमेंडेशन आपने देनी है। हाँ जी, तो आपने कहना है sharp ratio indicates the excess return against 1 unit against taking 1 unit of risk in a portfolio। जी, पहले ये बता दिया शार्प रेशियो क्या होती है, ठीक है। शार्प रेशियो हमें 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले कितना एक्सेस रिटर्न मिल रहा है, अर्न 1 यूनिट ऑफ रिस्क या 1% ऑफ द रिस्क इन अ पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू above sharp ratios। Portfolio 2 is showing the higher excess return against 1 unit of risk, which would increase the shareholders wealth। हमारे सब्जेक्ट का मकसद है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो आपने जबरदस्ती हर डिसीजन में शेयर होल्डर वेल्थ को घुसा देना है कि अगर ये वाला पोर्टफोलियो टेकअप करते हैं तो क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। ये बाकी फनकारियां जितनी मर्जी लगा लें आप, लें जी, ये रिकमेंडेशन है हमारी। बाकी आई कैप जो है उसका जब आप आंसर देखेंगे, मुझे नहीं पता उसके आंसर में उन्होंने क्या लिखा है। आई कैप ने अपने आंसर में ये भी लिखा होता है, और सुन लो भाई, आई कैप ने अपने आंसर में कभी भी डायरेक्ट इस तरह जवाब नहीं देता। आई कैप पहले बात करता है जो मुझे डाटा अवेलेबल किया गया है, एज्यूमिंग अगर वो एक्यूरेट है और कंपनी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाह रही है, रिटर्न मैक्सिमाइज करना चाह रही है, तो फिर हमारे लिए ये वाला पोर्टफोलियो जो 2 है वो बेहतर है। लेकिन पोर्टफोलियो 1 और 2 में बहुत थोड़ा सा फर्क है, हो सकता है कि इनकी एस्टिमेशन में कोई ना कोई एरर हो, तो इस चीज को रिकंसिडर करने के बाद हो सकता है कि अगर वो एरर रिमूव की जाए तो शायद पोर्टफोलियो 1 पोर्टफोलियो 2 से बेहतर हो जाए। आई कैप ये डिबेट क्रिएट करता है, ये देख रहे हो आप, दोनों के जवाब बड़े करीब करीब है। हो सकता है कि पोर्टफोलियो ए के जो रिटर्न्स की एस्टिमेशन है ये कहीं है, उसके डाटा कंपाइल करने में कोई एरर हुई हो या कोई
मिसिंग हो इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? हमारी कैलकुलेशन में गलती नहीं है, उनका प्रोवाइडेड डाटा शायद एक्यूरेट ना हो, उसमें कोई एस्टिमेशन एरर हो। मेरी बात समझ आ रही है? जो उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के दिए और एक्सपेक्टेड रिस्क जिससे हमने पोर्टफोलियो 1 का रिटर्न निकाला है वो उससे थोड़ा सा कम है। थोड़े को कहते हैं मार्जिनली, तो मार्जिनली कम है ये। मेरी बात समझ आ रही है? आई कैप जवाब जो लिखेगा वो डिप्लोमेटिक जवाब होगा, सीधा नहीं कहना एक लाइन में। उसने ये कहना है subject to assuming that these returns are correct and company wants to maximize the shareholder wealth, then portfolio 2 would be selected। या वो कई दफा कह देगा हमारे पास तो कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, on the basis of this limited provided information we can conclude that we can recommend that company should select portfolio 2। तो सीधा एक लाइन का जवाब जैसे आप बचपन में देते थे उतना नहीं देना, थोड़ा बड़ा मैच्योर जवाब देना है। हाँ, मतलब डिप्लोमेटिक मतलब उसको बताना है कि ये जो मेरा जवाब है ना इसमें थोड़ा खामी भी हो सकती है, क्योंकि जो मुझे डाटा दिया गया है मैं उसी की बेस पर डिसीजन दे रहा हूं, मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मैं अपनी ये कैलकुलेशन को फर्दर वैलिडेट कर सकूं, फर्दर कंफर्म कर सकूं। ठीक है, तो इसमें आपने आई कैप का आंसर पढ़ लेना है। आई कैप का आंसर क्या है? अब मैंने आई कैप का आंसर ओपन नहीं किया हुआ इधर सॉफ्ट फॉर्म में, तो आपने इसका आई कैप का आंसर पढ़ लेना है। अच्छा, इसका पार्ट बी जो है, पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है? पार्ट बी में क्या पूछा है? फिर हम नमाज के लिए जाएंगे, नमाज से आके फिर हम क्वेश्चन अगला करेंगे। ठीक है, पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है उसने? जी जनाब। अच्छा, अब गलती देखें मैंने क्या की, मैंने गलती की है क्या? हाँ, मैंने गलती क्या की है, मैंने नीचे से ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं किया और अगले पे चला गया हूं। ये गलती आपने नहीं करनी। आपने किया था कॉपी पेस्ट आप? अच्छा, अभी उसी पे हो, लेकिन आप जाने तो लगे थे ना मेरे साथ आके। हाँ, फॉर्मेटिंग नहीं करनी पेपर में, फॉर्मेटिंग नहीं करनी, इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, जो कर लिया बस ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा जवाब आ गया। ले जी, कंट्रोल सी और ऊपर कॉपी करें कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये कॉपी कर लें बस। ठीक है, ये हमारा जवाब आ गया। अब इसको कंट्रोल पी से प्रिंट कर लेता हूं। ये मैंने प्रिंट करके सेव कर लूंगा अपने लिए, वहां तो नहीं कर सकते, यहां पे। ठीक है, हाँ, प्रिंट भी हो जाता है ना, ताकि कल को बाद में आप मुझे चेक करा सकें अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं कि सर जी मैंने ये किया, लेकिन वो एक्सेल सेव हो जाता तो बहुत अच्छा था। लें जी, और ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये प्रिंट निकालने के बाद आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा मेरा फॉर सॉल्यूशन स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं। मतलब प्रिंट निकालने से आपको पता चल जाएगा, एग्जामिनर ने इस चीज को चेक करना है। ठीक है कि नहीं? ठीक, चलो आगे चलो, क्या मांगा है? क्या मतलब? हाँ, क्यों नहीं होता? क्या करना है इसमें से? कोई चेंज करना है? बैक स्पेस से करो, एडिट कर लो, पूरा डिलीट मारना है। हाँ, सिलेक्ट करो इसको, ये लो, क्रॉस आ गया। ये देखो, ये पूरा डिलीट हो जाएगा टेबल। ये देखो डिलीट टेबल, सारा ही जवाब चेंज हो जाएगा। और डिलीट मार देंगे। फिर इसमें रो इंसर्ट कर लो, एक रो इंसर्ट कर लो, एक रो डिलीट मार दो कोई भी। ठीक है, पूरा टेबल डिलीट मारना है। ये लो जी, गया। कंट्रोल जी से दोबारा वापस आ जाओ जी। चलें जी, आगे चलें। आगे क्या कहता है? अगले सवाल में क्या पूछा उसने? इसको छुपाते हैं, इधर आते हैं। पार्ट बी में क्या पूछा उसने? कहता है, ओ ये तो पार्ट ए है। पार्ट बी किधर गया? है इसका पार्ट बी, लेकिन पार्ट बी का सवाल नहीं शो किया उसने। किधर? वो आई कि आपने बस कॉपी करते हुए गलती की है, हालांकि ये लिखा हुआ है पार्ट बी, इधर पार्ट बी आना चाहिए था साथ। प्रिंटिंग, हाँ प्रिंटेड पेपर में है, ये यहां गलती है इनके इसमें। वो अब ऐसे ही होता है फिर आई कैप का। पार्ट बी क्या था? कहता है, मैं सवाल लिख देता हूं यहां पे, जो आई कैप ने सवाल ओरिजिनल पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, ये यहां पे मुझे लगता है कॉपी नहीं हुआ उनसे। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? ब्रीफली एक्सप्लेन
briefly explain whether it would be preferable for the board to use the trainer ratio rather than Sharpe ratio in this situation। हाँ जी, अब ये सवाल है, आपने बताना है क्या ट्रेनर रेशो इस सिचुएशन में शार्प रेशो के मुकाबले में इस्तेमाल करना फायदेमंद है कि नहीं है। अब साफ सी बात है, आपको ये पहले लिखना पड़ेगा कि भाई शार्प रेशो में और ट्रेनर रेशो में बेसिक फर्क किस चीज का है। ठीक है, तो अब यहां पे मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं फॉर्मूले से आपको समझा देता हूं। देखें, शार्प रेशो जो निकाली जाती है ना, वो पोर्टफोलियो थ्योरी के तहत निकाली जाती है। उसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट, और नीचे जो रखना होता है वो रखना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये शार्प रेशो का फॉर्मूला है। और ये जो ट्रेनर रेशो होती है, ये इसके नीचे जो आता है वो बीटा आता है, पोर्टफोलियो का बीटा। इसका मतलब है असल डिफरेंस जो है वो कहां लाई कर रहा है, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो में लाई कर रहा है। अंडर द शार्प रेशो टोटल रिस्क इज कंसिडर्ड, और अंडर द ट्रेनर रेशो इट इज एज्यूम दैट टोटल रिस्क में से अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई हो चुका है और सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं होता। वो तो होता नहीं, वो तो सारी कंपनीज को फेस करना पड़ता है, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क नलिफाई हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, डाइवर्सिफाई हो चुका है। इसीलिए कंपनी के लिए फिर ये वाला रिस्क रेलेवेंट है। तो शार्प रेशो क्या एज्यूम करती है, टोटल रिस्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक दोनों में से कुछ भी डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। और ये क्या एज्यूम करता है कि सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई हुआ है, इसीलिए बीटा सिस्टमैटिक रिस्क का मैयर है, तो ये रेलेवेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये यानी ये आपने 2 लाइनों में ये लिखा कि शार्प रेशो measures the excess return against total risk faced by the company, ठीक है, और ट्रेनर रेशो measures the excess return against बीटा और सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। दोनों में रिस्क का डिफरेंस है, और शार्प रेशो एज्यूम्स दैट systematic and unsystematic both risks are faced by the company. Trainer ratio assume that company has well diversified portfolio, और well diversified portfolio की वजह से unsystematic risk has already been eliminated. Company has to face only systematic risk, that is why beta is relevant. अब यहां जब आप इस कंपनी की बात, ये अभी आपने जर्नल बातें की हैं, जर्नल बातें 2 की हैं। पहली चीज क्या लिखी, इस जवाब का अगर मैं आंसर पॉइंट्स में बताऊं तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट ऑफ शार्प रेशो एंड ट्रेनर रेशो। दोनों की मेजरमेंट में फर्क कहां पे है, दोनों में रिस्क की मेजरमेंट में फर्क है। एक में स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, टोटल रिस्क लेते हैं, और एक में सिर्फ बीटा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एजम्पशन क्या है, शार्प रेशो के पीछे रिस्क की एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ऑफ रिस्क फॉर शार्प रेशो एंड ट्रेनर रेशो। शार्प रेशो एज्यूम करती है कि कंपनी को सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक दोनों रिस्क फेस करने पड़ेंगे, कोई रिस्क एलिमिनेट नहीं हुआ। ट्रेनर रेशो एज्यूम करती है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो एलिमिनेट हो चुका है, कंपनी को सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क फेस करना पड़ेगा। ये एजम्पशन स्टेट करनी है। अभी तक अब इस कंपनी में नहीं आया TIL या जो कर रहे थे, ये किताबी जवाब है। अब आते हैं इस कंपनी की तरफ। ये जो कंपनी है जिसके लिए हम सवाल कर रहे हैं जी, क्या नाम था इस कंपनी का, TIL के लिए सूटेबल क्या है, ये जवाब आपने देना है। तो आपने कहना है क्योंकि TIL कंपनी जो प्राइवेट इक्विटी फाइनेंस है वो सिर्फ एक इंडस्ट्री में पैसे लगाते हैं, और वो इंडस्ट्री कौन सी है, टेक्नोलॉजी कंपनी की इंडस्ट्रीज। ठीक है,
इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री में पैसे लगाते हैं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है। इस वजह से इस कंपनी को सिस्टमैटिक रिस्क भी फेस करना पड़ा होगा और अनसिस्टमैटिक रिस्क भी फेस करना पड़ा होगा। तो इस कंपनी के लिए शार्प रेशियो ही रेलेवेंट है। बात समझ आ रही है? वो जो ऊपर एक लाइन में उसने लिखा हुआ था ना कि टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, ये यहां इस्तेमाल होनी थी, तो आपने यहां पे कहना है क्योंकि कंपनी सिर्फ सिंगल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इस वजह से सिंगल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट है, दैट इज व्हाई it is not possible that company has well diversified portfolio। कंपनी का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, therefore कंपनी will face total risk and Sharpe ratio is more suitable देन ट्रेनर रेशो। इस कंपनी के लिए ये रेशो, बस 3 बातें लिखनी है आपने, 3 लाइनें। नंबर कितने हैं जी इसके? 3 नंबर है, वही 3 नंबर। अच्छा मुझे नहीं पता था 3 नंबर है, तो 3 लाइनें ही बनती हैं। पहली, दोनों की मेजरमेंट में क्या फर्क है, दोनों की एजम्पशन में क्या फर्क है। तीसरा, इस कंपनी के लिए क्यों सूटेबल है। अगर वो कहता ये टेक्सटाइल में, सीमेंट में, इस तरह मल्टीपल इंडस्ट्रीज में पैसे लगाते हैं, फिर मैं यहां से कह देता अगर ये मल्टीपल इंडस्ट्री में पैसे लगाते हैं तो हो सकता है इनका पोर्टफोलियो क्या हो, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, फिर मैं ट्रेनर रेशियो की तरफ ही जाता। ठीक है, समझ आ रही है? चलो ये मुकम्मल हो गया है। अब हम नमाज के लिए जाते हैं, आके करेंगे अगला। चलो नमाज पढ़िए।